हेलो गाइस, वेलकम टू रैंकाइन एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आपको पता है कि ग्राम समाज एवं विकास का कंप्लीट चैप्टर हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको यहां पर दिख भी रहा है, डेली क्लासेस और डेली क्लासेस PDF और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट। तो जिनको भी रैंकाइन एकेडमी के जो भी यहाँ पे कोर्सेस हैं, जितने भी आपको PDF चाहिए, तो आप लोग चैनल के रैंकाइन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। फिर इसके बाद वहाँ पर सारी अपडेट आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार, ठीक है ना। भूमि सुधार का महत्व ग्रामीण परिवेश में, इस चैप्टर का आज तीसरा लेक्चर है। और आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार। हमने इससे पहले, आज़ादी के पहले जो अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया नियम कानून था उसको हमने कल देख लिया था, ठीक है ना। स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, इन सब प्रथाओं के तहत जो अंग्रेज थे वो राजस्व वसूली का कार्य करते थे, ठीक है ना। तो अब आज़ादी के बाद उसमें क्या क्या एक्टिविटी हुई, क्या क्या बदलाव हुए, या जो हमारा भारत था उसके नियम कानून में, उसको हम देखते हैं। ये सब टॉपिक परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। तो पहला क्या है, इस दिशा में सबसे पहला प्रयास जमींदारी प्रथा को खत्म करना था। देखिए, कल हमने देखा था कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा एक प्रथा चलाई गई कि जिसमें उस क्षेत्र के जमींदार को भूमि का स्वामी मान लिया गया था, ठीक है ना। और उसका कार्य क्या था कि टैक्स, किसानों को भूमि देना और उनसे पैसे लेना और कुछ हिस्सा अपने पास रखना और कुछ भारत सरकार को, यानी कि ब्रिटिश भारत सरकार को देना, ठीक है ना। जो उसमें भारत की सरकार थी वो क्या थी, ब्रिटिश थी, तो ब्रिटिश भारत सरकार को देना। अब यहाँ पर आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा एक बात कि जब जमींदार ही भूमि का स्वामी था, फिर इसके बाद काफ़ी प्रथाएं आई, लेकिन जमींदारी प्रथा पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। कुछ क्षेत्र में बदलाव हुआ और कुछ क्षेत्र में बदलाव नहीं हुआ। जैसे कि बिहार का जो प्रांत था, जमींदारी प्रथा वहाँ आज़ादी तक काफ़ी ज़्यादा प्रभावी थी। तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि लगभग 25-50 गाँव में एक जमींदार है और सारी ज़मीनें गांव की उसके पास हैं, और सब जो लोग हैं वो तो भूमिहीन हैं, उनके पास तो खेती नहीं है। तो जब आज़ादी मिली तो जो प्रयास हुआ कि जमींदारों से ज़मीन लेकर किसानों को दी जाए जो वहाँ पर खेती करते हैं, ठीक है ना। कांग्रेस जब अपने आंदोलन कर रही थी तो अपने मैनिफेस्टो में उसने पहले भी निकाला था कि आज़ादी के बाद जमींदारी प्रथा को समाप्त कर देंगे और किसानों को उनकी ज़मीन का मालिक बनाएंगे। तो जब स्वतंत्रता मिल गई, जब आज़ादी मिल गई, तो जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया कि अब कोई जमींदार नहीं है, अब किसान जो हैं वो वही उसके वास्तविक मालिक हैं ज़मीन के, ठीक है। स्वायत्तता का फायदा उठाते हुए इस वर्ग ने किसानों का खूब शोषण किया। अब जब इनके पास ही सारे राइट्स थे कि ज़मीन एक तरीके से इनकी ही थी, ये जिनको चाहे ज़मीन दे, जितना चाहे उतना टैक्स ले, तो इससे ये खूब शोषण किए, किसानों का इन्होंने खूब दबा के शोषण किया। और यदि मैं तीसरी बात बोलूं तो पहले संविधान संशोधन, ठीक है ना। जब देश का संविधान बन गया तो संशोधन हुआ, उसमें कुछ बदलाव किए गए। तो जो पहला संशोधन हुआ 1951 में, उसमें भूमि सुधार, यानी कि ज़मीन जो है वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी कि विभाजित हो। जो वास्तविक किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, ठीक है ना, तो 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया। ये 2 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भूमि सुधार को कहाँ शामिल किया गया, 9वीं अनुसूची। जब हम पॉलिटी की क्लास लेंगे तो इसके बारे में वहाँ पर कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्या है, 1956 तक जमींदारी प्रथा समाप्त। संशोधन के बाद 1956 तक, यानी कि भारत का संविधान बनने के 6 वर्ष तक ही इस प्रथा को, इस जो एक परंपरा थी, इसको कंप्लीट तरीके से खत्म कर दिया गया, यानी कि बंद कर दिया गया। अब कोई भी जमींदार नहीं है, ठीक है ना, और उनकी ज़मीनों को लेकर किसानों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। आप सोचिए ज़रा कि कोई यदि 200-300 साल से, 200 साल से किसी एक का परिवार जमींदार है, 1000, 2000, 5000 बीघे उसके पास ज़मीन है, ठाठ बाट है उसके, अब अचानक बोला गया कि आज से तुम्हारे पास 30 एकड़ से ज़्यादा खेत नहीं रहेगा, ठीक है ना। ऐसे खूब सारे मामले देखने में आए हैं। यानी कि सारी ज़मीनें आपकी सारी ज़मीनें भारत सरकार जब्त करती है
और आपके पास 30 एकड़ से अधिक जमीन नहीं रहेगी, तो कितना बड़ा हंगामा होगा। ऐसा ही हुआ था। जो इस वर्ग के लोग थे जो जमींदारी प्रथा में इन्वॉल्व थे, जो जमींदार थे, इन्होंने खूब विरोध किया। और उस समय तक हमारे देश की जो कानून थी वो थोड़ी सी लचर थी, यानी कि जो नियम थे इसके लिए वो थोड़े कमज़ोर थे। तो उसका फ़ायदा भी उठाकर कुछ लोग इस परंपरा में बने रहें, कुछ लोगों ने अपनी ज़मीनें बचा भी ली, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट गए, वो चीज़ें पॉलिटी का विषय हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जमींदारी प्रथा जो थी उसको ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा कार्य करना पड़ा, काफ़ी आंदोलन हुए, काफ़ी विरोध हुए, ठीक है ना, लेकिन ये समाप्त कर दिया गया। जो आज का भारत है, जो अब का समय है, यहाँ पर जमींदारी प्रथा सिर्फ एक नाम है और हमें फिल्मों में ही देखने को मिलती है, ठीक है। किराएदारी में खेती की जमीन को भूमि मालिक से जोतदार द्वारा कुछ शर्तों पर किराया पर लिया जाता था। अब एक चीज़ और थी, जमींदारी के बाद एक नियम और था, किराएदारी। अब ये क्या था कि यहाँ पर जैसे आज भी आप देखते होंगे जिनके पास ज़मीनें अधिक है वो किसानों को अपनी ज़मीन देते थे, ठीक है ना, कि तुम 5 एकड़ ले लो और इसकी पैदावार का 50% तुम हमें दे देना, ठीक है ना। ये भी एक प्रकार से जमींदारी का ही दूसरा रूप था। मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि महालवाड़ी जो प्रथा थी उसमें गांव के मुखिया को ज़मीन का मालिक माना जाता था, और गांव के जो मुखिया थे अपने गांव में ज़मीनों को वितरण करते थे और टैक्स का कलेक्शन करके अंग्रेज सरकार को देते थे, ठीक है। तो उसी प्रकार का कुछ सिस्टम यहाँ भी था, किराएदारी, कि कुछ लोग जो थे वो अपनी ज़मीनों को किराए पर देते थे कि मैं अपनी ज़मीन आपको दे रहा हूँ, आप इस पर खेती करिए, आपकी मेहनत है, आपकी लागत है, और उसके पैदावार का 25% मेरे को चाहिए, सॉरी 50%, ठीक है ना। तो सरकार ने क्या किया कि किराएदारी को भी काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया। यदि कोई भूमिहीन किसान है, वो काफ़ी लंबे समय से 20 साल से 25 साल से आज़ादी से पहले ही किराए पे भूमि लेकर वहाँ पर खेती करता था, तो उसको वास्तविक मालिक बना दिया गया, ठीक है ना। और यदि वास्तविक मालिक नहीं बनाया गया तो कम से कम इतने उसको राइट्स मिले कि बड़े आसानी से जो उसका मालिक है वो ज़मीन को नहीं मांग लेगा कि एक नोटिस दिया मेरी ज़मीन हमें वापस कर दो। देखिए मैं इस बातों को बच किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि भारत देश जो है वो कुछ क्षेत्रों में सब नियम कानून लागू हुए, कुछ क्षेत्र में नहीं हुए, कुछ क्षेत्र में इनका प्रभाव दिखा और कुछ क्षेत्र में इनका प्रभाव नहीं दिखा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश में सीलिंग यानी कि अधिक ज़मीन वालों से कट करके जो भूमिहीन किसान थे, मजदूर थे, उनके जो देने की परंपरा थी वो कम तरीके में दिखी, जबकि बिहार में खूब अच्छे से हुआ। बिहार में काफ़ी बड़े पैमाने पे हुआ कि बड़े किसानों से, जमींदारों से उनकी ज़मीन लेकर भूमिहीन किसानों में वितरित कर दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त जमींदारी प्रथा बिहार में काफ़ी अच्छे से थी कंपेयर टू उत्तर प्रदेश। जब आप लोग इतिहास पढ़ेंगे आधुनिक भारत तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को विस्तार से देखेंगे। अभी बस आपको इसकी जो छोटी छोटी बातें हैं उसको यहाँ पर पढ़ना है। केरल और पश्चिम बंगाल में इन सुधारों का बेहतर ढंग से लागू किया गया। देखिए मैं भी जिक्र कर रहा था कि जो हमारा भारत है पश्चिम, ठीक है ना, यानी कि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत की यदि मैं बात करूं तो केरल और पश्चिम बंगाल, पूरब और दक्षिण, इधर पश्चिम बंगाल और नीचे यदि हम जाएं तो केरल, वहां पर इन सुधारों का बेहतर ढंग से लागू किया गया। यानी कि जमींदारी प्रथा, किराएदारी प्रथा जो थी इसको प्रॉपर तरीके से खत्म किया गया और ज़मीनों का वितरण जो मजदूर थे और जो किसान थे यानी कि भूमिहीन किसान उनमें कर दिया गया, ठीक है। भूमिहीन जो किसान थे उनमें कर दिया गया। भूमिहीन किसान का अर्थ क्या है कि उनका पारंपरिक कार्य है खेती करना, लेकिन खुद की उनके पास कोई जमीन नहीं है, उनको भूमिहीन किसान बोलते हैं, ठीक है ना। भूमि सुधारों की कड़ी में तीसरा प्रयास था लैंड सीलिंग। पहला क्या था, जमींदारी प्रथा को अंत करना, दूसरा था किराएदारी प्रथा को अंत करना और तीसरा था लैंड सीलिंग। इसका नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा, ठीक है ना। अभी तो इसका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन आज से लगभग 30 और 40 साल पहले, यदि मैं 2000 के पहले की बात करूं और उसके बाद के भी कुछ वर्षों में, तो लैंड सीलिंग का मतलब क्या था कि जिनके पास अधिक जमीन है, एक मानक सरकार ने तय किया था
कि उससे अधिक यदि आपके पास जमीन है तो उससे एक भाग जमीन का छोड़ के, सपोज करिए कि 30 एकड़ जमीन छोड़ के और सारे भाग को भारत सरकार अधिकृत कर लेगी और उसको लेकर जो भूमिहीन किसान हैं आपके गांव के आसपास जो मजदूर हैं उनमें वितरित कर देगी। ठीक है ना, जैसे लोग बोलते हैं ना कि भैया इनके पास कोई जमीन नहीं थी, पट्टे पर सरकार ने इनको जमीन दी हुई है। तो सरकार जमीन कहाँ से लाई थी? और जो उनके अगल बगल जो लोग थे जिनके पास अधिक जमीन थी उनसे जमीन एक्वायर कर ली। सरकार ने मान लिया कि तुम जो हो, तुम अंग्रेजों के टाइम में तुम एक प्रकार के जमींदार थे, तुमको जमीन इसलिए मिली थी कि तुम किसानों में वितरित करो, इसलिए ये जमीन तुम्हारी नहीं है, तुमको सिर्फ एक संरक्षण के लिए जमीन मिली थी, इसलिए हम तुम्हारी जमीन को एक्वायर कर रहे हैं और जो किसान हैं भूमिहीन जो मजदूर हैं उनमें हम उसको वितरित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रक्रिया हुई है। अब जो चौथा था इसमें आचार्य विनोबा भावे, ये एक जैसे गांधी जी थे, ये एक प्रकार के विचारक थे। इनका मत था कि जबरदस्ती हड़पने से ज़्यादा फायदा नहीं है। ठीक है ना, कि जो जमींदार लोग हैं उनसे ज़मीन को ज़बरदस्ती छीन के लोगों में बांट दो, इससे क्या होगा कि द्वेष की भावना ज़्यादा उत्पन्न होगी, आपस में नफरत की भावना उत्पन्न होगी उनके ही गांव में, उनके ही क्षेत्र में। इनका अर्थ था कि मैं लोगों को समझाऊंगा, जो जमींदार लोग हैं उनको मैं बताऊंगा कि आपका यह कर्तव्य है कि जो आपके आसपास के भाई बहन हैं जो गरीब हैं आप लोग उनको कुछ ज़मीन दे दें। तो इसका नाम पड़ा भूमि दान, यानी कि आप स्वेच्छा से अपना बड़प्पन दिखाएं और भूमि को दान कर दें, सरकार को दान कर दें अपनी भूमि को। और आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा कि इनकी बातों का प्रभाव काफ़ी अच्छे से पड़ा था। जो दक्षिण भारत है यानी कि आंध्र प्रदेश का एरिया, उधर भूदान आंदोलन यानी कि अपनी भूमि को दान करने का आंदोलन, आपने देखा होगा कि एक हाथ की मैं यदि बात करूं तो उसके लिए आज मर्डर तक हो जाता है, लेकिन इनकी बातों का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा, ऐसा भारत में ही संभव है कि आंध्रा के साइड यानी कि दक्षिण भारत के साइड 1991 में आचार्य विनोबा भावे ने आंदोलन चलाया। बार बार परीक्षाओं में आया हुआ है कि आचार्य विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन चलाया? भूदान आंदोलन चलाया। कब चलाया? 1951 में चलाया। किस लिए चलाया? भूमि को दान करने के लिए चलाया। ये प्रभावी किस साइड था? तो दक्षिण भारत, जो उसका एरिया है आंध्र प्रदेश के साइड। ठीक है ना, तो इससे क्वेश्चन खूब बनते हैं। तो लोगों ने अपनी भूमि को दान कर दिया, सरकार को दान कर दिया कि मैं अपनी भूमि को दान करता हूँ, जो हमारे घर के आसपास जमींदार हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनमें इसको आप वितरित कर दीजिए। ठीक है ना, इन प्रयासों ने देश के आर्थिक सुधारों में बड़ी भूमिका निभाई। अभी कोरोना काल आया था तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसने जीडीपी में काफ़ी बढ़ चढ़ के योगदान दिया। ठीक है ना, तो आर्थिक सुधार यानी कि जो गांव का क्षेत्र है, जब किसानों को जमीन का मालिकाना हक मिल गया, टैक्स से कर से 50% देने से छूट मिल गई, तो आर्थिक सुधार में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई, लोगों में खुशहाली आई। ठीक है ना, इस तरीके से। अब बात करते हैं वर्तमान कानून। देखिए ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि जो आपका टॉपिक था वो क्या था कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भारत में क्या प्रथाएं थी और क्या क्या एक्टिविटी हुई। लेकिन मैं आपको 2-3 लाइन उसको बताता हूँ इसका अर्थ क्या है। एक एक्ट सन 2013 में आया जिसमें यह बोला गया कि यदि कोई प्राइवेट कंपनी आपके गांव में आती है, आपके क्षेत्र में आती है और बोलती है मेरे को यहाँ पर कंपनी लगानी है, मेरे को यहाँ पर कंपनी बनानी है, कोई प्राइवेट कंपनी, मुझे आपकी ज़मीन खरीदनी है, ठीक है ना, तो कम से कम 80% अनुमति किसान की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन साहब आए और लोकल गवर्नमेंट से बात किए कि इस एरिया मुझे कंपनी खोलनी है और यहाँ के जो लोग हैं उनको मार पीट के भगा दो, ठीक है, एसपी साहब से बात कर लिए और उनको कुछ मुआवजा देकर वहाँ से भगा दिए। ऐसा नहीं चलेगा। कम से कम उस एरिया के जो लोग हैं उनकी 80% सहमति होनी चाहिए कि मेरे को ज़मीन देनी है अपनी।
तभी प्राइवेट कंपनियों को जमीन अधिकृत होगी, ठीक है ना। और यदि कोई सरकारी कंपनी लगानी है तो 0%। मुआवजा का नाम आप लोग जानते होंगे ना, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग होंगे जो वीडियो को देख रहे होंगे उनको मुआवजा कर तो खूब अच्छे से पता होगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं दूंगा अपनी ज़मीन, कैसे नहीं दोगे, मैं लूँगा, मैं सरकार हूँ, ठीक है, मैं नहीं, गवर्नमेंट लेगी, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि आपकी कोई ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। यदि कोई सरकारी योजना है, एक समय तक क्या था कि यदि सरकारी योजना में लोगों की सहमति होना आवश्यक था, उससे क्या होता था कि विकास नहीं होता था। कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया, मैं अपनी ज़मीन नहीं दूंगा, बंद हो गया, ठीक है ना। तो सरकार ने एक अधिनियम पारित किया, यदि कोई सरकारी एक्टिविटी हो रही है, कंपनी लग रही है, रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है, ठीक है ना, तो लोगों की अनुमति का होना आवश्यक नहीं है, 0%। हाँ, लेकिन मुआवजा में आपका अधिकार है। यदि आपको मुआवजा कम मिल रहा है तो आप उसे अपने अधिकार का उल्लंघन मान के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका अधिकार मुआवजा में है, लेकिन ज़मीन तो आपको देनी ही होगी, ठीक है। हाँ, सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए किसी सहमति की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये सब बातें हमने यहाँ पर देख ली। आप लोग वीडियो को ब्रेक करके सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उसके सारे मकसद थे जो मैंने वहाँ पर डिस्कस कर दिए। अब बात करते हैं कि चुनौतियाँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें तो हमने यहाँ पर कर ली, लेकिन क्या जमींदारी प्रथा, किराएदारी प्रथा, ये सब समाप्त होने में कुछ चुनौतियाँ आई कि आज भी कुछ समस्याएं हैं, उसको देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या है, कानूनों में स्पष्टता की कमी। मैंने आपको पहले बताया कि जब जमींदारी प्रथा को खत्म करने की बात आई तो हमारे देश का जो कानून था वो कम सख्त था कि कुछ लोग कानून में से ही कानून निकाल के उससे बच गए। जैसे कि अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने भांजे को, अपने ताऊ चाचा को ज़मीन अपनी दे दिए, ठीक है ना, तो बच गए। और जब स्टार्टिंग में क्या था कि प्रति व्यक्ति ज़मीन देखा जाता था, तो जो दादाजी थे अपने तीनों पुत्रों को ज़मीन कर दिए उनके नाम, और जो तीनों पुत्र और जो उनके पुत्र थे अपनी पत्नियों के नाम कर दिए, फिर अपने बच्चों के नाम, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या था कि भूमि का एक बड़ा भाग उनके घर में ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो इसको फिर बाद में इसको खत्म कर दिया गया कि अब सम्मिलित परिवार में भूमि देखी जाएगी कितनी है, यानी कि जो यदि दादा की भूमि है ना तो पूरे परिवार की भूमि मान ली जाएगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कानूनों में स्पष्टता की कमी थी, तो जिसका फायदा उठाकर जो भूमि का वितरण था वो काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, ठीक है। इसके बाद क्या था, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी एक बड़ी चुनौती। देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति, जो हमारे राजनेता है वो उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं जिनसे उनको वोट मिल सके। मैं स्पष्ट और बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ये बात आप भी जानते होंगे कि राजनीति में मुद्दा वहीं उछलता है कि लोग उनको वोट दें। अब यदि लैंड सीलिंग का मुद्दा आ गया तो एक बड़ा वर्ग नाराज हो जाएगा, ठीक है ना। अब सोचो यार कि यदि किसी की 500 और 1000 बीघे जमीन कोई ले रहा है तो कितनी आक्रोश वाली बात है ये, बात समझ में आई। 200 सालों से किसी के बाप दादा यहाँ पर राज करते थे और उनका बेटा जब से पैदा हुआ है तब से उसको पता है कि मेरे पास 2000 बीघे ज़मीन है, और अचानक कोई रात में एक कानून बना, अब सिर्फ तुम्हारे पास 30 एकड़ ज़मीन है, हटो, तो क्या बीतेगी उसके ऊपर, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो एक बड़े आक्रोश की जो थी वो जननी थी कि लैंड को एक्वायर करना सरकार के लिए, तो गवर्नमेंट भी इससे बचती थी, गवर्नमेंट भी इससे थी बचती कि अरे इस मुद्दे को दबाए रखो, फायदा नहीं है, ठीक है ना। प्रशासनिक बाधाएं, अब प्रशासन में क्या था कि अब किसके पास कितनी ज़मीन है, उसके डॉक्यूमेंट क्या हैं, इसमें पूर्णतः कमी देखने को मिली, ठीक है ना, यानी कि थोड़ी सी व्यवस्था लचर थी, तो ये भी एक बाधा हुई। भूमि सुधार प्रयासों में एक रूपता की कमी, मैंने आपको पहले भी बताया कि लोगों का इंटरेस्ट बड़ा कम था ये काम करने के लिए, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड्स का काम पूरी तरीके से ना हो पाना कि किसके पास कितनी भूमि है। कुछ लोग क्या थे ना कि 2-3 गांव कब्जा करके बैठे हैं, किसी की हिम्मत हो बोल दे,
कि ये इनकी ज़मीन नहीं है, किसी की हिम्मत ही नहीं है। तो कहने का अर्थ क्या है कि 3 गांव तो उनके कब्जे में है, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, ये किसका है, बस उनका अधिकार है। जैसे आप लोगों ने होगा सुना ना कि अवैध ज़मीन पर जो कब्जा किए हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलने वाला है या फिर चल रहा है, ये सब बातें आती रहती हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि सरकारी ज़मीन के जो ज़मीन किसी के नाम पर नहीं है वो सरकार की ज़मीन है। अब कोई 5 गांव में अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है, अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है, यानी कि सपोज करिए कि 1000 एकड़ ज़मीन उसके पास अवैध तरीके से है, तो इसका मूल्यांकन उसके ज़मीन में आएगा ही नहीं। बात समझ में आई ना। तो इस तरीके की जो थी वो समस्याएं आती थी। एक बड़े किसान के पास सामंत किसान की तुलना में 45 गुना अधिक भूमि थी। अब देखिए अंतर कि जमींदारी प्रथा किराएदारी प्रथा ने कितना बड़ा अंतर पैदा कर दिया था। यदि कोई सामान्य किसान है, यदि उसके पास 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जो कि काफ़ी कम होता है, तो जो बड़े किसान थे यानी जो मुखिया टाइप के लोग थे उनके यहाँ 45 गुना जमीन थी, ठीक है ना। इसके पास 2 एकड़ तो इनके पास 90 एकड़, इसके पास 4 तो इसके पास 180 एकड़। इस तरीके का डिफरेंस हमें देखने को मिला। 56.4% ग्रामीण परिवारों के पास कोई ज़मीन ही नहीं थी। यानी कि यदि मैं बात करूं 1000 लोग गांव में रहते हैं तो 564 लोगों के पास ये भूमिहीन है बेचारे, इनके पास कोई ज़मीन नहीं है। ये सरकारी स्थानों पे तंबू अपना बना के, अपना कच्चा मकान बना के वहाँ पर निवास करते हैं, यानी कि ये भूमिहीन है, ठीक है ना। तो इस तरीके का हम लोगों ने यहाँ पर देखा। आगे देखते हैं कि आगे की राह। अब आगे की राह तो आगे ही पता चलेगी कि आगे की राह क्या होगी, लेकिन हम सोच सकते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। शैक्षिक, धर्मार्थ, अनुसंधान और औद्योगिक संगठनों के लिए 15 एकड़ से अधिक भूमि पर छूट को रोका जाना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि कुछ मठ ऐसे होते हैं, कुछ मस्जिद की ज़मीन ऐसी होती है, कुछ मंदिर की ज़मीन ऐसी होती है जहाँ पर हजारों बीघे ज़मीन उसके नाम होती है। बात समझ में आई ना। यदि आप लोग इस पर देखे होंगे तो ये मठ है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गिरजाघर है, तो उसके नाम 1000 बीघे ज़मीन है, ठीक है ना। तो आगे की राह क्या हो कि फिक्स कर दे कि ऐसे जो संगठन हैं इनको 15 एकड़ से अधिक ज़मीन इनके पास नहीं होनी चाहिए। पॉलिटी में एक बड़ा मुद्दा है केशवानंद भारती का मुद्दा। जो पॉलिटी पढ़ते हैं, जिनको पॉलिटी में इंटरेस्ट होगा, वो इस बात को मानते हैं कि केशवानंद भारती का मुद्दा आने से जो भारत की पॉलिटी है वो बिल्कुल बदल गई थी। जो आज सुप्रीम कोर्ट है ये क्या बोलता है कि सरकार कोई भी नियम कानून बना ले, सरकार कोई भी नियम कानून बना ले, वो वैध है कि अवैध है उसको देखने का कार्य मेरा है। तुम बना लो कोई भी कानून, ठीक है ना। यानी कि ये संवैधानिक है कि नहीं है इसको देखने का कार्य मेरा है। तो इस पावर को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस के बाद ही अपने आप को दिया था। बोलते हैं ना अलाउद्दीन ये जो तोहफा है खुद अपने आप को दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के बाद यह पावर खुद अपने आप को दी थी कि किसी भी नियम कानून को संवैधानिक ढांचे के अनुरूप मानने का जो अंतिम फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। मैं लास्ट में बोलूँगा कि ये नियम कानून सही है कि नहीं है। और केशवानंद भारती का जो मुद्दा था वो मठ की ज़मीन से ही था। आप लोग के दिमाग में आया होगा ना, करे यार सर तो ही पढ़ा रहे थे ग्राम विकास, पहुँच गए पॉलिटी में। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शैक्षिक, धर्मार्थ, अनुसंधान और औद्योगिक, तो केशवानंद भारती जी का मठ था, मठ में खूब ज़मीन थी, तो सरकार ने उसको एक्वायर कर लिया, ठीक है ना। तो उसके खिलाफ खूब आंदोलन हुआ। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो ऐसे संस्थान होते हैं उनमें 15 एकड़ से अधिक ज़मीन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अधिशेष भूमि को पुनर्वितरित करने के लिए सिंगल विंडो का प्रावधान, भूमि का एक डेटाबेस तैयार किया जाए, यानी कि जितनी भी भारत में ज़मीनें हैं जो कि गवर्नमेंट की हैं ज़मीनें, ठीक है ना, उसका एक डेटाबेस यानी कि सबका रिकॉर्ड बनाया जाए और उसको अच्छे से वितरित किया जाए। कानूनी प्रावधानों को सरल बनाने के साथ राजनीतिक हस्तक्षेप पर भी रोक लगानी चाहिए।
कि अब कोई पार्टी विशेष अब बोल दे कि मैं सरकार में आऊँगा तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, या फिर कोई बोल दे कि मैं सरकार में आऊँगा तो ऐसा होकर रहेगा। तो ऐसे गंभीर मुद्दों को राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखना चाहिए, ठीक है ना। ये प्रशासनिक कार्य सिर्फ होना चाहिए। भूमि सुधार के जरिए ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को कम किया जा सकता है, तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया कि आज़ादी के बाद भूमि सुधार में क्या क्या कार्य हुए, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ग्राम समाज का जो है आज़ादी के बाद गांव में भूमि सुधार के महत्व का ये मेरा तीसरा लेक्चर था। अब इसके बाद एक वीडियो इसकी और आएगी, एक लेक्चर, फिर इसके बाद जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो जो दोस्त या फिर जो जो मेरे भाई रैंकाइन एकेडमी को फॉलो नहीं किए प्लीज़ कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।